ओके, सो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो एक बार फिर बताना चाहूँगा कि ये वो टॉपिक है, मैंने लिस्ट आउट करवाया था तब भी बताया था, फिर बता रहा हूँ एक बार कि जो कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए आ चुका है। एक साल ऐसा भी था जिस बार ये 6 नंबर का आया था, और ये अगर आए या ना भी आए स्टिल मैं ये कहूँगा कि ये जो 8 नंबर का टॉपिक इस चैप्टर से बनता है, सॉरी क्वेश्चन इस चैप्टर से एक 8 नंबर का क्वेश्चन आना तय है। उस क्वेश्चन को करते समय बिना इस टॉपिक को क्लियर किए कर ही नहीं सकते, इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। तो इसीलिए चाहे वो 4 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो या 6 नंबर का पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, या कुछ ना सही तो कम से कम 8 नंबर का एक हिस्सा समझकर ही इसको पढ़ना है। तो इन दिस वे इट इज़ अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द मार्क्स कंसर्न। मार्क्स की बात करूँगा, कॉन्सेप्ट्स की बात तो बाद में आती है, मार्क्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। अच्छा, ये टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कम्प्लीटली जर्नल एंट्रीज बेस्ड है, और साथ ही साथ जो अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं दैट इज़ न्यू रेशियो कैलकुलेशन हम पढ़ चुके हैं अब तक, एज वेल एज सेक्रीफाइस रेशियो का कैलकुलेशन हम सीख चुके हैं। तो इन दो टॉपिक से भी रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दोबारा से यूज़ होने वाली हैं, नया कुछ उसमें नहीं सीखेंगे, दोबारा से यूज़ होने वाली हैं। तो जो भी न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो का कॉन्सेप्ट है उसको कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व दोबारा करना है। अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी इनके क्वेश्चंस को, जो मैंने आज 3 क्वेश्चंस रखे हैं, उनको देखा है या इन जर्नल एंट्री के स्टेप्स को पढ़ा है तो ज़रूर समझ गए होंगे कि मैं कहाँ के लिए बात कर रहा हूँ कि न्यू रेशियो का इस्तेमाल कैसे है और सेक्रीफाइस रेशियो का इस्तेमाल कैसे है। तो ये जो टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये कम्प्लीटली जर्नल एंट्रीज पर टिका हुआ है। जैसा देख पा रहे हो स्टेप नंबर 1 यहाँ एक एंट्री हमें सामने दिख रही है, फिर उसके बाद स्टेप 2 दिख रहा है, उसमें भी एक एंट्री सामने दिखाई दे रही है। फिर ऐसे ही स्टेप नंबर 3 देख रहे हो, उसमें भी एक एंट्री दिखाई दे रही है जिसके अंदर केस ए केस बी लिख करके 2 एंट्री मैंने बनाई हैं। देन स्टेप 4 देख रहे हो, उसके अंदर भी ये एक एंट्री सामने है, और लास्ट 5वां स्टेप देख रहे हो, उसके अंदर भी एक और एक 2 एंट्री, यानी इनमें से कोई एक रहेगा, उसको देख रहे हो। तो इस तरह से खुद देख सकते हो कि ओवरऑल इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही भरी पड़ी हैं, एंड दैट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। ऐसी एंट्रीज नहीं है जिसके लिए हमें 11th को दोबारा से यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। थोड़ा बहुत भी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट रखते हो रिगार्डिंग क्लास 11th एंड जर्नल एंट्री, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, थोड़ी बहुत बेसिक बातें कि डेबिट किसको करते हैं, क्रेडिट करते हो, इतना जानते हो तो बड़ी इजीली ये टॉपिक कर सकते हो। लेकिन अगर उतना भी नहीं जानते हो तो ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल थोड़ी बहुत तो आएंगी ही आएंगी। खैर, स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। तो स्टेप 1 में जैसा देख सकते हो किस चीज़ के लिए स्टेप है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, इस टॉपिक में हम स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 5 तक डिस्कस करेंगे। 5 टोटल स्टेप्स हम पढ़ेंगे, बट इनमें से पाँचों स्टेप कंपलसरी नहीं है। जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, 5 पहले से लेकर 5वें सारे स्टेप्स पर गो थ्रू करेंगे। लेकिन इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हर क्वेश्चन में पाँचों स्टेप्स के रिलेवेंट डेटा मिल ही जाए। हो सकता है कि क्वेश्चन में स्टेप 1 मिल गया है बट स्टेप 2 का कुछ ना मिला, स्टेप 3 कंपलसरी है। बता देता हूँ कि इन सभी में स्टेप नंबर 3 वो है जो मैंडेटरी है, बाकी कोई स्टेप हो या ना हो, थर्ड स्टेप हमेशा मिलेगा देखने को। ये तुम लोग खुद फील करोगे जब हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होंगे। फिलहाल तो इतना ही जान लो, थर्ड स्टेप कम से कम कंपलसरी है। तो जिस तरह तुम लोग को याद होगा 11th क्लास में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर सीखा था, तो पहले तुम लोग को मैंने वेरियस स्टेप्स लिखवाए थे और उनसे रिलेटेड एंट्रीज लिखाई थी। फिर उसके बाद मैंने ये सिखाया था कि किसी क्वेश्चन को पहले हम पढ़ेंगे और फिर उन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। जो स्टेप्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग एंट्री बना देंगे, जो नहीं मिलेगा उसको स्किप करते जाएंगे। तो जैसे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया था, समझ लो कुछ वैसा ही ये भी है। इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तुम लोग क्वेश्चन देखते थे, अगर इसके भी क्वेश्चन देखोगे तो कुछ वैसा ही दिखाई देगा। देखो ये सामने स्क्रीन पर तुम्हारे एक क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। अभी तो स्टार्ट यहाँ से नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये क्वेश्चन है, सभी को दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और थोड़ा बहुत दिमाग में स्ट्राइक करें कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्या कुछ सिमिलर लग रहा है, तो लगेगा कि हाँ कुछ है सिमिलर। किस सेंस में सिमिलर है? डेटा के सेंस में नहीं है, लेकिन द वे द क्वेश्चन इज रिटन, जिस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है पैराग्राफ के बेसिस पर, और लास्ट में रिक्वायरमेंट में लिखा है जर्नल एंट्रीज बनाइए, ये देख कर लगता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जैसा ही है।
तो इसीलिए मैंने कहा तुम लोगों से कि मान के चलो जैसे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सीखा था वैसे ही इसको भी सीखेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने वेरियस स्टेप्स को पहले सीखा और हर स्टेप्स की रिलेवेंट एंट्रीज को समझा एंड देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्टेप इन्वॉल्व दिखा उसकी एंट्री हमने पास की है। वैसे ही यहाँ भी है, बस फ़र्क ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत सारे स्टेप्स थे, यहाँ 5 ही स्टेप्स हैं और वहाँ पर बात होती थी परचेज सेल्स को लेकर और यहाँ बात हो रही है किसी एक पार्टनर के एडमिशन के समय होने वाले चेंजेस को लेकर। ठीक है, तो अब मैं स्टेप 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये स्टेप 1 फाइनली वही स्टेप है जो हमने अपने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो क्या लिखा है, स्टेप 1 किस चीज़ के लिए है? जर्नल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एटसेट्रा। अब एटसेट्रा में जो यहाँ नहीं लिखा है वो भी जानते हो क्या है, जैसे कंटीजेंसी रिजर्व आता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आता है, ये सब अदर नेम्स भी हैं जो मैंने इसमें नहीं लिखे हैं लेकिन एटसेट्रा लिख कर बताना चाहता हूँ कि वो भी इसमें आता है। तो क्या करना है, इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब देखो तुम लोगों से एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एक बात पूछूंगा और तुम लोगों को क्या इसमें ओपिनियन है वो जानना चाहूंगा, देन उसके आगे हम एंट्री की बात करते हैं। सपोज दैट कि तुम में से कोई 2 लोग जैसे ए और बी मान लेते हैं, 2 लोगों ने पिछले 10 साल से एक बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप के फॉर्म में और 10 साल से पार्टनरशिप चला रहे हो। उस 10 साल में तुम लोगों ने अपने बिजनेस में प्रॉफिट्स को बचा बचा कर, इसको कहते हैं ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि हमने अपना प्रॉफिट सेव किया, रिटेन किया और हमने कुछ 5 लाख रुपए इकट्ठा किए। मान लो बिजनेस में 5 लाख रुपए पड़े हैं एज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, जिसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो पिछले 10 साल से तुमने अपने बिजनेस में कितना रुपए इकट्ठा कर लिया है? 5 लाख रुपीज़। एंड 10 साल के बाद सडनली हमने अपने बिजनेस के लिए एक तीसरे पर्सन सी को एडमिट कराया। ठीक है, नाउ हम पहले से 2 पार्टनर थे और अब सी भी एक पार्टनर बन गया है, 3 लोग हो गए हैं। तो मेरा सवाल तुम लोगों से ये है कि इस 5 लाख में क्या सी को हिस्सा देना चाहोगे कि नहीं? No, sir. No, sir. क्यों नहीं देना चाहोगे? सर क्योंकि वो ए और बी का हार्ड वर्क का है। यस सर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वो ए और बी ने मिलकर के उसको बनाया था, तो ए और बी का उसमें कंप्लीटली हक है, इसलिए ए और बी ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा रिजर्व का हिस्सा है उसको न्यू पार्टनर नहीं लेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट, यही प्रैक्टिकल बातों को हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं कि जब भी फर्म में एक रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है बाय मींस ऑफ चेंज इन रेशियो, बाय मींस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और इवन डेथ, इन सभी केसेस में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स मौजूद होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, उसके कुछ नाम सामने तुम लोग को दिख ही रहे हैं, तो इन सभी को सबसे पहला काम यही करना होता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके ओल्ड रेशियो में। याद रखना है सबको ये चीज़। और पिछले चैप्टर में हमने ये भी सीखा था कि अगर पार्टनर्स इसको बांटना नहीं चाहते हैं तो कैसे इफेक्ट दिखाते हैं, तो वो चीज़ें तो उस चैप्टर में थी, बट इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में आम तौर पर हम यही देखेंगे कि जब हमें रिजर्व मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मिलेगा या ऐसा कुछ भी मिलेगा, तो उसको हम नॉर्मली ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब अगर तुम लोग को पिछले चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट याद है तो तुम लोग को ये एंट्री जो सामने दिख रहा होगा वो भी तुम लोग कहोगे कि बिल्कुल वैसी ही तो है। रिजर्व अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस डेबिट या अदर कोई रिजर्व जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर फंड्स, ऐसा कुछ मिलता है तो उसको किस में बांट रहे हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में या फिर करंट अकाउंट में। और सब लोग ने सीखा है, पढ़ा है, करंट अकाउंट लिखते हो तब जब फिक्स्ड कैपिटल की बात होती है, नहीं तो नॉर्मली होता है कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। ये बातें तुम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में सीखा था। क्या सभी को याद आ रहा है कि ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने पहले से? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं इसको फिर इसीलिए मैंने इन्वॉल्व भी किया हुआ है क्योंकि ये भले हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है लेकिन इस टॉपिक की स्टार्टिंग यहीं से है। अब कहोगे गुडविल ट्रीटमेंट टॉपिक का नाम है लेकिन आ रहा है इसमें रिजर्व वगैरह को बांटने की बात, तो इसमें गुडविल ट्रीटमेंट कहने का बेसिकली मतलब यही है कि जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उससे 2 चीज़ों की डिमांड की जाती है, 2 तरह के पैसों की डिमांड होती है। एक तो उसका कैपिटल होता है, गुडविल का हिस्सा होता है जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम एंट्रीज करते हैं। और अब बात आती है कि हमारे जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें गुडविल के ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस में ना सिर्फ गुडविल का डेटा बल्कि ये सब चीज़ भी दे दिए जाते हैं, इसीलिए हम प्रैक्टिस में इसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं सीखने के लिए।
तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल में ये तो कुछ नाम वो हो गए जो कि पार्ट ऑफ द प्रॉफिट थे, तो उसके लिए एंट्री ऐसे बनाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एसेट साइड दिए होते हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईदर एक्सपेंसेस और फिक्टिशियस एसेट्स, तो उसके लिए हम एंट्री थोड़ी अपोजिट एंड में बनाते हैं कि इसमें ओल्ड पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांस, टू गुडविल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये तीनों वो चीज़ हैं जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में देखने को मिलेगा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये गुडविल कौन सा गुडविल होगा? गुडविल परचेज्ड होगा या गुडविल अपीयर्ड, सॉरी सेल्फ जनरेटेड, कौन सा गुडविल है ये? सर परचेज्ड गुडविल। बिल्कुल परचेज्ड गुडविल, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो कभी भी रिकॉर्ड्स में आता ही नहीं है, इसीलिए उसका नाम तो यहाँ हो नहीं सकता। अगर ये बैलेंस शीट से आया है तो ये परचेज्ड गुडविल है। खैर मैंने उसके बारे में लिख भी दिया है, परचेज्ड गुडविल इफ़ अपीयर्ड, तो अपीयर्ड होता है तो उसी को लिखा गया यहाँ पर बांटने के लिए। तो कहने का मतलब इस लिस्ट में तुम्हारे सामने देखो कई सारे नाम आ गए डिस्ट्रीब्यूटेबल के तौर पर, रिजर्व्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। अदर रिजर्व का मैंने डिफिनेशन दे ही दिया, कंटीजेंसी रिजर्व है, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और उसके अलावा गुडविल है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। यही वो सारे नाम है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल के लिस्ट में रखते हैं और इस टॉपिक के अंदर स्टेप नंबर 1 में रखते हैं। तो अब मैं समरी बताता हूँ फाइनली इस पूरे डिस्कशन का कि स्टेप नंबर 1 का मतलब क्या निकला। इसका ये मतलब निकलता है कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद अगर हमको लगे कि हमारे क्वेश्चन में इन सब में से रिजर्व, पीएल बैलेंस या अदर किसी रिजर्व या ये गुडविल जो बैलेंस शीट में होता है या फिर पीएल डेबिट बैलेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इनमें से कोई चीज़ अगर हमको दिखाई देता है तो हमें उनको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बस डिस्ट्रीब्यूट करके एक एंट्री पूरी कर लेनी है। और चाहे वो एंट्री इस तरीके से बनाएंगे कि इस तरीके से, वो डिपेंड करता है कि किस चीज़ को बांटने जा रहे हैं। इस तरह से हमारा होता है पहला स्टेप कंप्लीट। सभी को पहला स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, स्टेप 2 पे आते हैं। अब यहाँ से वो बातें जुड़ेंगी जो न्यू पार्टनर से रिलेटेड बातें हैं। देखो क्या है स्टेप 2 का मतलब, पहले वो पढ़ते हैं। फॉर ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल बाय न्यू पार्टनर, जब एक नया पार्टनर आए बिजनेस में और वो लेकर आता है अपना कैपिटल का अमाउंट और गुडविल का अमाउंट, जिसका नाम सामने तुम लोग देख रहे हो क्या लिखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या मतलब है, तो इन शॉर्ट यही कहूँगा, जो एग्जिस्टिंग फर्म है जिसके अंदर एक पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, उस फर्म की जो गुडविल है ऑलरेडी, जो जिसको सेल्फ जनरेट किया जाता है, उस गुडविल का एक हिस्सा नया पार्टनर भी कंट्रीब्यूट करता है, सो दैट कि जिन पार्टनर्स ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया उनको कंपनसेट किया जा सके। तो उसी लाए हुए अमाउंट को कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसी को कहते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लाया गया अमाउंट। तो ध्यान रखना अब से कि न्यू पार्टनर अपने एडमिशन के समय में 2 तरह के पैसे लाता है, पहला अपने कैपिटल का पैसा और दूसरा अपने प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा। जो वो अपने कैपिटल का पैसा लाता है वो उसी के पास रहेगा, उसी के नाम से रहेगा, भले वो बिजनेस के अकाउंट में रहेगा लेकिन वो उसके नाम से रहेगा। लेकिन जो दूसरा पैसा लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, ये उनके लिए ला रहा है जिन लोगों ने इसको कंपनसेट किया, बाय मीन्स जिन लोगों ने इसके लिए अपने हिस्से में सेक्रीफाइस किया, तो इसको कहेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। और इस पर हक होता है सिर्फ उन लोगों का जिन लोगों ने न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया है। तो देखो फाइनली एंट्री पे आते हैं। देखो अब नया पार्टनर अपना कैपिटल ला रहा है, नया पार्टनर अपना प्रीमियम ला रहा है, ये दोनों क्रेडिट में आते हैं और इसके बदले में डेबिट में आएगा कैश या बैंक, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या यूज़ किया है, कैश बोला है कि बैंक बोला है। नहीं कुछ बोला है तो बाय डिफ़ॉल्ट बैंक यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सन्ड्री एसेट्स इफ़ एनी, मतलब ये भी हो सकता है कि न्यू पार्टनर के पास कैश की प्रॉब्लम हो तो वो कैश नहीं लाया है, अदर देन कैश लाया, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, गुड्स, तो उनको हम सन्ड्री एसेट्स का नाम दे रहे हैं फ़िलहाल के लिए। लेकिन जब किसी क्वेश्चन में देखेंगे तो उसके नाम के अकॉर्डिंग, जैसे मशीन होगा तो मशीन अकाउंट डेबिट, स्टॉक होगा तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, ऐसे नाम देना पड़ेगा। तो इस तरह से स्टेप 2 में एंट्री जो बनाई जा रही है उसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि नए पार्टनर के वजह से बिजनेस में पैसा आया है या कोई एसेट्स आया,
और जिसके दो रीज़न निकलते हैं, एक तो उसका कैपिटल और एक उसका प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी फाइनली समरी ये है कि स्टेप नंबर 2 में हमें ये दिखाना है कि न्यू पार्टनर जब एडमिट हुआ है तो वो इन दोनों में से दोनों लाया है कि कोई एक लाया है या कि कुछ भी नहीं लाया। अगर कुछ भी नहीं लाया तो ये एंट्री ही नहीं बनेगी, और अगर एक चीज़ लाया है, जैसे मान लो सिर्फ कैपिटल बताया है, तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर सिर्फ प्रीमियम लाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दोनों लाया है तभी ऐसा लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये था स्टेप नंबर 2। चलो जल्दी से रिस्पॉन्ड करो सभी लोग, क्लियर है कि नहीं? यस सर। फर्स्ट वाला। यस सर। क्या फर्स्ट वाला? का फर्स्ट जो टॉपिक है कैश और सन्ड्री एसेट, हाँ, वो नहीं समझ में आ रहा। इस मैं जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उसे मुझे बताओ कहाँ पर, ये जो स्टेप 2 में लिखा है कैश या बैंक, इसकी बात कर रही हो या फिर एंट्री स्टेप नंबर 1 की बात हो रही है? सर कैश बैंक और सन्ड्री एसेट्स। कैश बैंक और सन्ड्री एसेट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि जो नया पार्टनर है, जैसे मान लो सी है, सी को बोला गया कि आप एक पार्टनर बनने जा रहे हो, आपको 2 लाख रुपए कैश लाना होगा अपने कैपिटल के लिए, और साथ साथ आपको 50,000 रुपये देना पड़ेगा हमें गुडविल का हिस्सा। दो चीज़ मांगा गया, मतलब 2 लाख रुपए कैपिटल के लिए और 50,000 गुडविल के लिए। तो उस चीज़ के लिए तुम पैसे दोगी ना पार्टनर, उन ओल्ड पार्टनर्स को। भाई 2 लाख रुपए कैसे दिए जाएंगे? चेक देंगे या कैश देंगे? यस। या अगर चेक और कैश तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है तो तुम कोई ऐसे एसेट्स दोगी उनको जिनसे कि उनके वैल्यू 2 लाख और 50,000 के बराबर हो जाए। जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी दे सकते हैं हम लोग, या कोई मोटर व्हीकल्स दे सकते हैं, या कोई अदर फर्नीचर्स मशीनरी जो उनके बिजनेस को ज़रूरत हो और तुम्हारे पास अवेलेबल है तो तुम उसको ही दे दो। इस तरह से कैश बैंक ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में, या सन्ड्री एसेट, ये सब क्वेश्चन के ही ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका नाम चुनेंगे। लेकिन क्रेडिट में जो नाम लिखेंगे वो फिक्स है, न्यू पार्टनर का कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन दोनों लिखना है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन पर देख कर ही समझ में आएगा। खैर इनका क्लियर कट आंसर तो तुम लोगों को तभी और अच्छे से समझ में आएगा जब एक आधा न्यूमेरिकल को समझोगे। इसके अलावा कोई और डाउट किसी का स्टेप 2 में? नो सर। नो सर। ठीक है, तो मैं अब आता हूँ थर्ड स्टेप पे। नो सर। जैसा मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा ब्लर जरूर दिख रहा है, बट स्टिल इट इज़ रीडेबल। मैं पढ़ रहा हूँ, अगर नहीं तुम लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा हो तो मेरी पढ़ी हुई बातों को ध्यान सुनो। मैंने पहले ही कहा था स्टेप नंबर 3 कंपलसरी स्टेप है। क्वेश्चन में स्टेप 1 मिले ना मिले, 2 या 3 या फिर 4 या 5, इनमें से कोई मिले या ना मिले, लेकिन तीसरा स्टेप ऐसा होता है जो कंपलसरीली होता है। अब एक्चुअली क्या है जिसकी वजह से हम इसको कंपलसरी मानते हैं? क्योंकि ये स्टेप है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नया पार्टनर जो एडमिट करके आ रहा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा स्टेप 2 में, कि 2 तरह की चीज़ों को वो कंट्रीब्यूट करता है, अपना कैपिटल का अमाउंट और गुडविल का प्रीमियम का अमाउंट। तो इन दोनों में से जो प्रीमियम का अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है, बल्कि ओल्ड पार्टनर्स को कहना गलत होगा, ये उनको दिया जाता है जिन लोगों ने उस नए पार्टनर के लिए अपना हिस्सा, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, अगर ए बी सी में से सी ने कहा कि नए पार्टनर के लिए मैं अपने हिस्से में से कुछ नहीं दूंगा, जो तुम लोग को देना दे सकते हो, तो ए ने भी कुछ हिस्सा दिया, बी ने भी कुछ हिस्सा दिया। तो इस सेंस में वैसे क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा सिर्फ ए और बी को मिलेगा, सी को नहीं मिलेगा। तो यही बात आती है, नए पार्टनर के एडमिशन के वजह से जो वो प्रीमियम लाता है उस प्रीमियम को बांटने की बारी है स्टेप नंबर 3। लेकिन इसमें एक अड़चन कभी कभार देखने को मिलती है। कुछ क्वेश्चन में बोलते हैं कि न्यू पार्टनर अपना गुडविल का पैसा कैश में ले आया, और कुछ क्वेश्चन में बोलते हैं कि न्यू पार्टनर के पास कैश लाने की अभी पोजीशन नहीं है, यानी वो अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल बोला होता है, यानी कुछ पैसा नहीं ला पाया गुडविल के लिए, तो भी हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनाते हैं। यानी कहा जा सकता है गुडविल का पैसा वो कैश में लाया या नहीं लाया, दोनों ही हाल में उसकी एंट्री बनाई जाती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन तरीका थोड़ा अलग होता है, और इसीलिए स्टेप नंबर 3 कंपलसरी है। अब जरा फिर से एक बार क्रॉस चेक सभी लोग करेंगे। स्टेप 1 क्यों कंपलसरी नहीं है?
इसलिए क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, अदर रिजर्व्स में कुछ नहीं है, या ये गुडविल भी नहीं है, या फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं, या तो एडवर्टीजमेंट भी नहीं है। मान लो इनमें से कुछ नहीं है, तो ऐसे केस में जो स्टेप नंबर 1 है वो नहीं बनाएंगे हम, इसलिए वो कंपलसरी नहीं है। स्टेप 2 इसलिए कंपलसरी नहीं है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में न्यू पार्टनर कितना कैपिटल आया वो हमको बताया ना गया, मतलब एक क्वेश्चन मार्क मान लो, और हो सकता है उस क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि न्यू पार्टनर अपना गुडविल का पैसा भी नहीं ला पाया, यानी ये भी अनअवेलेबल, ये भी अनअवेलेबल। तो ऐसे केस में सिर्फ डेबिट लिखकर तो एंट्री बन नहीं सकती है, तो इसका मतलब वैसे क्वेश्चन में स्टेप नंबर 2 भी कंपलसरी नहीं हुआ। तो बचता है थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप में जैसा हम देख पा रहे हैं कि अगर वो प्रीमियम लाया है तो इस तरह की एंट्री बनाओ, नहीं लाया है तो इस तरह की एंट्री बनाओ, मतलब किसी भी हाल में बनाना ही है एंट्री। तो इसीलिए थर्ड स्टेप एकदम से कंपलसरी हो जाता है। गॉट माई पॉइंट? सभी लोग समझ में आई बातें मैंने क्या कही अभी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो, तो अब दोनों केसेस को एज्यूम करते हैं और उनके अकॉर्डिंग एंट्रीज को समझते हैं। अगर न्यू पार्टनर अपना गुडविल का कैश ले आता है तो सबसे पहले बात तो उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं इस वर्ड से, जो तुम लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। न्यू पार्टनर जब अपने गुडविल का शेयर लाता है तो उसके लिए जो टर्म डिनोट किया गया वो टर्म क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ऐसे केस में एंट्री बना देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। देखो कई बुक्स में यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स का नाम इस्तेमाल किया जाता है, या कई बार टीचर्स उसको ओल्ड पार्टनर्स बोल देते हैं। मैं कहता हूँ ये गलत लिखा है। इसलिए गलत लिखा है क्योंकि जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि ABC 3 ओल्ड पार्टनर्स हैं, लेकिन नए पार्टनर के लिए सिर्फ A और B ने सेक्रीफाइस किया, C ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। तो क्या प्रीमियम में तीनों को हिस्सा मिल रहा है कि A और B को मिल रहा है? Sir, A और B को मिलेगा। सर ए और बी को। और जब हम ओल्ड पार्टनर वर्ड यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ A और B आएंगे कि तीनों आ जाते हैं? सर ए और बी। जब मैं ओल्ड पार्टनर वर्ड यूज करता हूं तो A और B सिर्फ आएंगे कि ABC तीनों आ जाएंगे? सर ए और बी। सर तीनों। तीनों आएंगे, बिल्कुल। जो A और B कह रहा है गलत कह रहे हैं। अगर मैं ओल्ड पार्टनर वर्ड यूज करता हूं तो ऑब्वियस ही बात है ओल्ड पार्टनर तीनों थे तो तीनों ही आएंगे ना। अगर मैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलूंगा तब तुम लोग कहोगे कि A और B। इसलिए फर्क है ओल्ड पार्टनर में और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। हो सकता है कि सारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग हो, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग ना भी हो। इसीलिए मोस्ट सुटेबल वर्ड जो यहाँ के लिए वो ये है कि प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करके सब में नहीं बांटना है, ओनली इन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बांटना है। ये बात सबको क्लियर रखना होगा। तो अब सबको बात समझ में आ गई ना कि प्रीमियम किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में? सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बिल्कुल ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बटेगा तो कौन से रेशियो में बटेगा? सेक्रीफाइस रेशियो में, ना कि ओल्ड रेशियो में। क्योंकि अगेन ओल्ड रेशियो बोलने का मतलब वही हो जाएगा सब लोगों में, और सब में तो बांटना नहीं है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है, तुम लोग फिर सोच के बताना, क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन बन जाए जिसमें कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसी एक पार्टनर को मिले? सर जब दो पार्टनर और कोई एक ही पूरा उसको सैक्रिफाइस किया हो न्यू पार्टनर के लिए, तब शायद। अच्छा, क्या मतलब दो पार्टनर हो तभी ऐसा हो सकता है, अगर 3-4 पार्टनर हो तो नहीं हो सकता? सर 3-4 में भी हो सकता है, सर एक ही पार्टनर पूरा हाँ, सैक्रिफाइस मतलब हो सकता है, कुल मिला के पॉसिबिलिटी यस में है ना, कि अगर क्वेश्चन में सारे ओल्ड पार्टनर्स में से किसी एक ने ही सेक्रीफाइस किया हो इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो उस केस में अकेला ही एक पार्टनर सारा प्रीमियम ले जाएगा। यस, इट इज द करेक्ट आंसर। तो केस ए के अकॉर्डिंग सबने एंट्री समझ लिया है कि अगर न्यू पार्टनर अपना प्रीमियम का अमाउंट ले आया है कैश में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करके 2 में लिख दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अगेन इसकी मोस्ट क्लियरिटी के लिए हम लोग न्यूमेरिकल्स को समझेंगे तभी अच्छे समझ में आएगा। और दूसरा केस है कि अगर न्यू पार्टनर नहीं ला पाया अपना अमाउंट, जो गुडविल का अमाउंट उसको लाने के लिए कहा गया, सपोज दैट कि वो नहीं ला पाया, इन दैट केस उसकी क्या एंट्री बनाओगे? तो सब कुछ यही रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस फर्क ये कर लेना है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ यूज़ किया गया था, इंस्टेड ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक नया अकाउंट खोल देंगे। कौन सा नया अकाउंट है? न्यू पार्टनर के नाम से करंट अकाउंट। जैसे न्यू पार्टनर का नाम मान लो, न्यू पार्टनर करंट, अगर नया पार्टनर का नाम है जेड तो लिखेंगे जेड्स करंट अकाउंट।
बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटना है और सेक्रीफाइस के रेशियो में बांटना है। यानी बात सबको समझ में आ गई ना कि अगर न्यू पार्टनर प्रीमियम लेकर आया है तो बांटते समय प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करके बांटो, और अगर प्रीमियम नहीं लेकर आया है तो करंट अकाउंट ओपन करके बांटो। लेकिन बांटना जरूरी है। किस में बांटना जरूरी है? ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशियो में या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, किसी भी एक तरीके से बोला जा सकता है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। तो यस सर। हैं अगले 4th स्टेप की तरह, और ये स्टेप बहुत ही अनकॉमन है, मतलब बहुत कम ही क्वेश्चन में देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिर एग्जाम में नहीं आता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिला है। खैर, ये क्या है? तो ये है कि फॉर विड्रॉल ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब देखो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में प्रीमियम बढ़ गया। अभी 3rd स्टेप में देखा हमने कि अभी देखा कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में प्रीमियम का पैसा बढ़ चुका है। अब वो बटने के बाद उनका हिस्सा है, अब वो चाहे तो उस पैसे को बिजनेस में रख लें या फिर अपने घर ले जाएं। तो अगर बिजनेस में रखते हैं यानी रिटेन करते हैं तो उसकी कोई सेपरेट एंट्री नहीं बनानी। लेकिन अगर वो उसको घर ले जाना चाहते हैं, मतलब उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसकी एक सेपरेट एंट्री बनेगी। एंड दिस इज व्हाट स्टेप नंबर 4 एक्सप्लेन टू अस। तो उस केस में हमें एंट्री दिखानी है कि जो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं उन पार्टनर्स का नाम डेबिट कर दो। जैसे कि ऑब्वियस सी बात है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। अगर उसमें ए बी को हिस्सा मिला है प्रीमियम में और उन लोगों ने तय किया कि उस पैसे को विड्रॉ करेंगे, तो ए और बी का नाम डेबिट कर दो और 2 में लिख दो कैश या बैंक, क्योंकि विड्रॉ करेंगे तो बिजनेस से कैश या बैंक बैलेंस की कमी हो जाएगी। इसलिए उस केस में बैंक या कैश बैलेंस नीचे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। क्या ये भी सबको क्लियर हुआ? 4th स्टेप। यस सर। यस सर। ओके, नाउ अब हम आते हैं लास्ट स्टेप की तरह। ये भी एक ऐसा स्टेप है जो वैसे तो इंक्लूड हमने इसी के अंदर किया हुआ है, लेकिन ये भी बहुत रेयर किसी क्वेश्चन में देखने को मिलता है, अदरवाइज नहीं के बराबर मिलता है, लेकिन फिर भी मिल सकता है, इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है प्रॉफिट या लॉस न्यू फर्म का आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो। देखो, अभी तक मान लो ए और बी 2 पार्टनर्स थे, तो देखो अभी तक के स्टेप्स को दिखा के मैं समझाता हूं। अभी तक ए और बी 2 पार्टनर्स थे, उन लोगों ने जब एक पार्टनर को एडमिट किया तो उन्होंने अपने रिजर्व को बांट लिया, ये एक स्टेप पूरा किया। फिर उन्होंने कहा न्यू पार्टनर को कि आपको 2 लाख कैपिटल देना है और 50,000 का गुडविल देना है, और उसके लिए वो अपना पैसा ले आता है। तो इस तरह से 2.5 लाख रुपए की एंट्री बना दी। तीसरे स्टेप में जो वो पैसा लेकर आया उसको ए और बी ने अपने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लिया। चौथे स्टेप में उनका मन हुआ, जिन लोगों में बटा है, तो उन लोगों को लगा कि हमें ये पैसे अपने घर ले जाने हैं, तो उन लोगों ने उसको विड्रॉ कर लिया। नहीं विड्रॉ किया तो इसकी एंट्री नहीं बनाई। यहां तक तो न्यू पार्टनर से रिलेटेड बातें आ गई। अब आखिरी इस 5वें स्टेप में हो ये रहा है कि न्यू पार्टनर के आने के बाद अब फर्म में सब लोग पार्टनर हो चुके हैं, और उसके बाद जो ईयर एंड होगा तो उस ईयर के एंड में बिजनेस का प्रॉफिट या तो बिजनेस का लॉस कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा अब वो किस में बटेगा? तुम लोग से सवाल पूछना चाहता हूं कि अब जैसे ही एडमिशन हो जाएगा तो उसके ईयर एंड पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो किन लोगों में बटेगा? सिर्फ ओल्ड में या सब में? सब में सर। सब में बटेगा। और अगर सब में बटेगा तो इसका मतलब हमें न्यू रेशियो की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए इस 5वें स्टेप को करने के लिए न्यू रेशियो की हमें जरूरत है। और देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 केस बना रखे हैं, इन केस ऑफ प्रॉफिट और दूसरा है इन केस ऑफ लॉस। यानी हो सकता है कि साल के अंत में प्रॉफिट हो या फिर लॉस भी हो सकता है। तो सबको इसकी एंट्री आती है, वैसे ही बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड टू न्यू पार्टनर्स। मतलब सभी लोग, ए और बी अगर ओल्ड थे और सी नया है तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। और इसके लिए बस प्रॉफिट का अमाउंट लिखो, न्यू रेशियो निकालो और न्यू रेशियो में बांट दो। ये हो गया प्रॉफिट को बांटने की एंट्री। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रॉफिट को बांटने की ये एंट्री बनती है तो लॉस को बांटने की एंट्री इसके जस्ट अपोजिट ही बनेगी, उल्टा ही करना पड़ेगा कि ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर मतलब ए बी और सी डेबिट हो जाएंगे टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो लॉस की वैल्यू होगी उसको भी न्यू रेशियो में बांट देंगे। तो तुम लोग देखोगे, अभी आज के तीनों क्वेश्चन को देखोगे या और बुक के क्वेश्चंस देखोगे, समझ में आएगा कि जो चौथा स्टेप है और ये जो 5वां स्टेप है बहुत रेयर मिलता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में तीसरे स्टेप तक का ये डेटा दिखाई देता है।
खैर वो तो अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तुम लोग जवाब दो कि क्या ये पांचों स्टेप वन बाय वन सभी रूल्स या रेशियो या एंट्री सब कुछ क्लियर हुआ। तो अब मैं क्वेश्चन को टेक करूं, स्टार्ट करूं लेकर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कुछ देर पहले कि जिस कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखकर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज सॉल्व किया करते थे कि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने स्टेप्स को रिकॉल करेंगे और देखेंगे कौन सा स्टेप उस क्वेश्चन में अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंग एंट्री बनाएंगे। तो यही काम इसमें भी करना है। मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है और इसमें देखते हैं क्या क्या डिटेल्स दिया है एंड देन जब एंट्री बनाएंगे तो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं और समझते हैं। तो जैसा मैंने नाम रखा है अमर अकबर एंथनी, 3 पार्टनर्स थे 5-5-2 के रेशियो में। यानी ये कौन सा रेशियो कहलाएगा बताओ जरा। ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो, ठीक है। Old ratio। क्वेश्चन को सब लोग सुनेंगे भी और कुछ खास डेटा को दिमाग में रखेंगे भी सब लोग अपने ही फायदे लिए। दे एडमिटेड शाकाल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। न्यू पार्टनर का नाम चाहे जो, उससे कोई मतलब नहीं है, मेन मतलब की चीज जो है वो है उसका शेयर क्या है। 1/8 उसका शेयर है। खैर आगे बढ़ते हैं। अमर सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। अमर के सेक्रीफाइस का डेटा दिया गया है कि फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस है 1/5 और ऑफ भी लिखा हुआ है। तो ये बात दिमाग में सबको रखना होगा। तो अमर ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड अकबर सरेंडर्ड 1/10 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ शाकाल। तो भाई शाकाल के एडमिशन के समय में अमर, अकबर और एंथनी 3 पार्टनर्स थे, लेकिन सेक्रीफाइस कितने लोगों ने किया? जवाब दो जल्दी से। अमर एंड अकबर। Sir, दो लोगों ने सेक्रीफाइस किया जिसके नाम है अमर और अकबर, यानी एंथनी ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। इतने से ही अपने दिमाग में अभी ही एक बात सेट कर लो कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा वो सिर्फ अमर और अकबर में बटेगा, एंथनी को उसमें कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। और अमर अकबर ने कितना सेक्रीफाइस किया तो वो डेटा यहाँ पर है 1/5 ऑफ हिज शेयर और इसमें है 1/10 ऑफ हिज शेयर। इन बातों को यहाँ पर देखकर दिमाग में थोड़ा सा रखने की जरूरत है, बाकी तो क्वेश्चन को करते समय और डिटेल में देखेंगे। खैर आगे लिखा है एट द टाइम ऑफ हिज एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स वर्थ ₹48,000। ये कौन सा गुडविल है? सर परचेज्ड गुडविल। बिल्कुल, ये वही परचेज गुडविल है जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी मौजूद था। देखो ध्यान से इस लाइन को पढ़ो और समझो। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स मतलब वही बेसिकली बैलेंस शीट। इनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स में यानी बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी है मौजूद, कितने से? 48,000 से। तो ये उनका परचेज गुडविल है जो पहले से मौजूद था और जो हमने चेक किया था अपने स्टेप नंबर 1 को देख सकते हो यहाँ पर। स्टेप नंबर 1 में ये रहा गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर्स रहेगा या परचेज गुडविल, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें स्टेप 1 का एक डेटा मिल गया, गुडविल अपीयर्ड मिला है, उसको स्टेप 1 में कंसिडर किया जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। शाकाल वॉज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट ₹2 लाख एज हिज कैपिटल। तो नए पार्टनर से बोला गया है कि आप 2 लाख रुपए अपना कैपिटल दीजिए एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जैसे मैंने कहा था कि जब भी एक नया पार्टनर ज्वाइन होता है तो वो 2 चीज़ें बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है। एक तो अपना कैपिटल जो कि इस समय 2 लाख बताया गया है, और साथ में अपने गुडविल का हिस्सा जो उनको जाता है जिन्होंने उसके लिए सेक्रीफाइस किया। और यहाँ पर वो अमाउंट तो डिफाइन नहीं किया है, बोल दिया है नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। और इसको निकालना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आसानी से निकाला जा सकता है, जो हम सोल्यूशन के समय बात करेंगे उस पर अभी नहीं। और आगे और नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट बाय शाकाल, जो नया पार्टनर ने प्रीमियम दिया था, इज विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। मतलब जो नया पार्टनर ने प्रीमियम का अमाउंट दिया उसको उन लोगों ने बांट लिया होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने, तो उस बांटे हुए अमाउंट का 25% कह रहे हैं कि विड्रॉ कर लिया इन लोगों ने। यानी हमने जो स्टेप कहा था काफ़ी अनकॉमन होता है, मैंने वो भी इसमें रखा है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर आफ्टर शाकाल्स एडमिशन, नए पार्टनर के एडमिशन हो जाने के बाद जो 1 साल खत्म होता है उसमें प्रॉफिट हुआ है 4,50,000।
गुडविल जो फर्म का वैल्यू किया गया है वो है 4,80,000। तो दो तरह के गुडविल होते हैं, पहले ही बताया गया। एक वो गुडविल जो बैलेंस शीट में हो सकता है, पुराना गुडविल जिसको राइट ऑफ कर देते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स, और दूसरा गुडविल जो वैल्यू किया जाता है सेल्फ जनरेटेड के नाम से और जिसके बेसिस पर हम एंट्रियां बनाते हैं, तो वो भी है 4,80,000। अब बोला गया नेसेसरी एंट्रीज बनाइए। तो मुझे तुम लोगों से ये पूछना है कि क्या लगता है कि इस क्वेश्चन में इनमें से कौन कौन सा स्टेप मौजूद है। तो जल्दी से देखो, मैं तुम लोगों से पूछने जा रहा हूँ। सब लोग रेडी हो? सबने क्वेश्चन सुना? यस सर। यस सर। यस सर। तो चलो बताओ, स्टेप नंबर 1 मौजूद था कि नहीं क्वेश्चन में? यस सर। यस सर। यस सर। और किस वजह से स्टेप नंबर 1 है इस क्वेश्चन में? सर क्योंकि उसमें ओल्ड गुडविल दिया है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें बांटने के लिए ये वाला गुडविल मौजूद है जिसको हम Yes, परचेज गुडविल कहते हैं। ठीक है, चलो सही है जवाब। नाउ स्टेप नंबर 2 है कि नहीं? यस सर। मैं बताना चाहूंगा, यस सर। यस सर। क्लास में सभी के रेस्पॉन्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी लोग रिस्पॉन्स करें, चाहे गलत चाहे सही। खुद अपने आप को पाओगे कि तुम लोग फोकस्ड रहते हो। अगर रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो तुम लोग खुद अपने आप को डाइवर्टेड पाओगे। इसीलिए गलत होने या सही होने की बात नहीं है, अपने आप को पहले एक मौका तो दो कि तुम लोग भी कुछ जवाब दे रहे हो। जो लोग चुप बैठे हैं मैं उनको कह रहा हूँ, सिर्फ दर्शक बन के बैठने के लिए क्लास में तुम लोग नहीं जुड़े हो। यही करना होता है तो आराम से फिर बस लेक्चर सुनने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, तब तो जुड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जुड़े हो तो कम से कम अपना प्रेजेंस भी दर्ज कराओ कि हाँ हम भी सुन रहे हैं, हमें भी लग रहा है कि यस या नो, बोलते रहा करो। मेरा सवाल है कि स्टेप नंबर 2 है क्वेश्चन में कि नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो स्टेप नंबर 2 है। तो अब सवाल मेरा अगला ये है कि क्या दोनों चीज़ें हैं? न्यू पार्टनर्स का कैपिटल पता है और गुडविल, दोनों चीज़ें हैं कि कोई एक चीज़ है? सर दोनों हैं। सर दोनों हैं। बिल्कुल ठीक है। हमें सर, क्वेश्चन दोनों में हैं। कैपिटल पता है, एग्जैक्टली पता है, बट गुडविल की वैल्यू पता नहीं है, बट दैट कैन बी कैलकुलेटेड। तो कह सकते हैं दोनों ही हमको मालूम है, तो इस तरह की ही एंट्री बनाई जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप, जिसको मैंने पहले भी कहा था ये कंपलसरी स्टेप है, लेकिन फिर भी पूछूंगा, केस ए के अकॉर्डिंग बनाओगे या केस बी के अकॉर्डिंग? सर केस ए। सर केस ए। यस ए। बिल्कुल ठीक, केस ए के अकॉर्डिंग बनाएंगे क्योंकि लिखा है केस ए में न्यू पार्टनर अगर ब्रॉट करता है गुडविल तो, और इस क्वेश्चन में नया पार्टनर अपना गुडविल लाया है ऐसा बोला गया है, इसीलिए केस ए ही फॉलो होगा। फिर चौथा स्टेप था विड्रॉल, कि पार्टनर्स ने विड्रॉ किया हो तो उसके लिए भी एंट्री बनाते हैं। क्या ये है इस क्वेश्चन में? यस सर। यस सर। और कितना विड्रॉ किया था पार्टनर्स ने, अगर सुना हो तो? यस सर। सर 25%। बिल्कुल ठीक, 25% अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया था, यानी स्टेप नंबर 4 भी इस क्वेश्चन में आ गया। नाउ बात करते हैं पांचवा स्टेप। क्या फिफ्थ स्टेप भी है या ये नहीं है? क्वेश्चन में नो सर। स्टेप है कि नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, इट माइट बी द केस कि तुम लोगों ने क्वेश्चन के लास्ट हिस्से को ध्यान से नहीं सुना था, तो नहीं तो ऐसा नहीं बोलते। देखो ध्यान से, द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर आफ्टर शाकाल्स एडमिशन अमाउंटेड टू ₹4,50,000। अब भी बताओ, क्या लगता है कि नहीं है पांचवा स्टेप? सर है ना? साफ साफ लिखा है कि पांचवा स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑफ द न्यू फर्म, और वो भी प्रॉफिट का केस साफ साफ हमें क्वेश्चन में दिखाई दिया कि नए पार्टनर के आ जाने के बाद पहले साल का प्रॉफिट हो रहा है 4,50,000, तो इसीलिए पांचवा स्टेप भी मौजूद है। तो यानी इस क्वेश्चन में पांचों स्टेप्स मैंने इन्वॉल्व किए हैं जानबूझकर, ताकि पांचों एंट्रियों का एक बार प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में एंटर करेंगे तो जरूरी नहीं कि पांचों स्टेप हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। खैर, उस पर तो बाद में आते हैं, पहले हम अपने इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो,
पहले स्टेप के अकॉर्डिंग अब बात करते हैं। अब हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं, तो अब फिर अच्छे से सब लोग फोकस हो जाओ। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हमने सीखा कि डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स में जो कुछ है उसको बांट दिया जाए। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा और देखा कि डिस्ट्रीब्यूट में एक ही चीज़ था, गुडविल अपीयर था 48,000। इसको पहले हम बांट देंगे सभी ओल्ड पार्टनर्स, जिसका नाम है अमर, अकबर, एंथनी, और ओल्ड रेशियो 552 में। तो ये रही उसकी एंट्री। गुडविल जो वैसे तो डेबिट होता है क्योंकि एसेट्स है, लेकिन राइट ऑफ होगा तो वो अब क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स के नाम हो जाएंगे डेबिट। तो अमर, अकबर और एंथनीज कैपिटल डेबिट। 48,000 था अमाउंट ऑफ गुडविल, जिसको बांट देंगे 552 के रेशियो में। तो ये तीन वैल्यूज हमारे सामने आ जाएंगी, 20,000, 20,000 और 8,000। तो इसमें कोई खास बड़ी बात या प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। तो स्टेप 2 हमारा किस चीज़ पर बेस्ड था कि न्यू पार्टनर ने कंट्रीब्यूशन के टाइम पर कैपिटल और गुडविल में क्या क्या कितना कितना कंट्रीब्यूट किया। तो जैसा हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर ने अपना कैपिटल और गुडविल दोनों ही कंट्रीब्यूट किया है, और लिखा भी था यहाँ पर कि शाकाल से बोला गया है कि आप 2 लाख रुपए अपना कैपिटल दीजिए और गुडविल का जितना हिस्सा बनता वो भी दीजिए, यानी दोनों ही हिस्सा उसको देना है। अब देखो कौन सा हिस्सा उसको कितना देना पड़ेगा, उसके लिए मैं तरीका बता दे रहा हूँ, सामने है। तो लिखा हुआ है एंट्री में, सेकंड एंट्री जैसा तुम लोग देख रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में ये इंडिकेट नहीं किया गया है कि न्यू पार्टनर ने ये जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया किस तरह से कंट्रीब्यूट किया। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मान लेंगे कि बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट डेबिट किया गया, 2 में शाकाल्स कैपिटल और 2 में प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों लिख दिया। अब इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज देखो कहाँ से आएंगी, ये रहा अंडरलाइन किया हुआ, ऐसा देख लो। शाकाल वॉज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट ₹2 लाख एज कैपिटल, साफ साफ बोला था कैपिटल के लिए 2 लाख, तो इसलिए 2 लाख एज इट इज लिख दो। बट गुडविल में बोला था नेसेसरी अमाउंट, ये रहा देखो कहाँ गया, ये नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। गुडविल के लिए कितना लाना है वो तुमको नहीं बता रहे हैं, लेकिन जितना लाना है वो तुमको खुद पता लगाना है। तो इसके लिए तरीका बहुत सिंपल होता है, वो ये होता है कि जो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड किया जाता है, जो परचेज था वो नहीं, जो नया गुडविल वैल्यू होता है उस गुडविल से उसका शेयर बस निकाल दो। देखो मैंने ब्रैकेट में करके भी दिखाया है, जो गुडविल वैल्यूड था वो है 4,80,000 और जो उसका शेयर था वो ऊपर लिखा था 1/8। तो बस 1/8 से उसका हिस्सा निकाल लो, तो 4,80,000 का 1/8 करने पर आएगा 60,000। तो इस तरह से न्यू पार्टनर ने अपने कैपिटल का 2 लाख रुपए दिया और प्रीमियम का 60,000 दिया, दोनों मिलाकर के उसने 2,60,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया है। तो जल्दी से मुझे रेस्पॉन्सेस सुनने तुम लोगों से कि पहला और दूसरा ये 2 एंट्री क्लियर हो गई कि नहीं, या कोई डाउट है? यस सर, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. चलो थर्ड स्टेप पे अब हम आते हैं। थर्ड स्टेप जो हमने कहा था कंपलसरी है कि हमें प्रीमियम बांटना है, अगर लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर, नहीं लाया है तो करंट अकाउंट लिखकर। तो एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा कि थर्ड स्टेप में क्या लिखा था। देखो थर्ड स्टेप में था कि अगर नया पार्टनर प्रीमियम लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और यही वाला केस इस समय बन ही रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग हम, ये रही थर्ड एंट्री हमारी, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि नया पार्टनर प्रीमियम लाया था इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किया हमने। और 2 में अमर का नाम दिख रहा है, अकबर का नाम दिख रहा है, लेकिन एंथनी का नाम नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? कोई जवाब देगा? वो Sir, सर, वो sacrifice नहीं किया था। क्योंकि वो सैक्रिफाइस नहीं किया बिल्कुल, था। क्योंकि भले एंथनी ओल्ड पार्टनर था लेकिन उसने सेक्रीफाइस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, इस वजह से उसको नहीं मिलेगा कोई भी उसमें हिस्सा। और ये लाइन भी मैं तुम लोग को एक बार जरूर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अमर ने सरेंडर किया कितना वो लिखा है, अकबर ने कितना सरेंडर किया वो भी लिखा है, और बस खत्म। एंथनी ने क्या सेक्रीफाइस किया नहीं बताया। तो दैट मीन्स सेक्रीफाइस सिर्फ 2 लोगों ने किया था और वो 2 नाम थे अमर और अकबर। इसीलिए एंट्री बना रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल टू अकबर्स कैपिटल। और जैसा जानते ही हो प्रीवियस एंट्री में हमने दिखाया है प्रीमियम फॉर गुडविल में 60,000, वही सेम 60,000 रुपये यहाँ पर लिखा जाएगा, कोई दूसरा अमाउंट नहीं। और उस 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, जल्दी जवाब दो, कौन से रेशियो बांटना है इसको? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सेक्रीफाइस रेशियो। और अब सेक्रीफाइस रेशियो क्या है फिलहाल तो हमें नहीं मालूम, तो अभी मान लो कि ये 40 एंड 20,000 हमको नहीं मालूम, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो भाई जब तक सेक्रीफाइस रेशियो हमें पता नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं लिख सकते। और याद होगा हमने 2 दिन पहले ही सेक्रीफाइस रेशियो को निकालने के 3 ट्रिक सीखे थे। पहला ट्रिक उसमें क्या था?
सर जब एक में रेशियो दिया हो और एक में फ्रैक्शन। नहीं, गलत जा रहे हो। सेक्रीफाइस रेशियो को निकालने के मैंने 3 स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले बताए थे या मेथड्स बताए थे, उनमें से पहला मेथड मैं पूछ रहा हूँ क्या था? सर जब न्यू रेशियो दिया रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। जब न्यू रेशियो दिया रहेगा तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके निकालेंगे। और क्या इस क्वेश्चन में ऐसा था? ओल्ड तो ये रहा, क्या न्यू रेशियो भी दिया था इस क्वेश्चन में कि नहीं? नो सर। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ था। बिल्कुल, मैंने इसलिए देखो तुम लोगों से कहा था कि जब क्वेश्चन को सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो नहीं, थोड़ी सी बातें दिमाग में रखो भी कि क्या क्या सुना तुम लोगों ने, ताकि जब हम एंट्री बनाए तो दिमाग में वो चीज़ें याद रहें। तो ओल्ड रेशियो तो था लेकिन न्यू नहीं था, इसलिए ओल्ड माइनस न्यू तो नहीं करेंगे। फिर दूसरा क्या फॉर्मूला था सेक्रीफाइस रेशियो का? अगर ओल्ड माइनस न्यू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर जवाब नहीं आया। मैंने ये पूछा कि सेक्रीफाइस रेशियो को निकालने के लिए 3 हमने फॉर्मूले सीखे थे। पहला फॉर्मूला तुम लोगों ने कहा ओल्ड माइनस न्यू, और जैसा कि हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में ओल्ड है लेकिन न्यू नहीं है, इसलिए ओल्ड माइनस न्यू हम नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला क्या था उसके बाद? सर जब सैक्रिफाइस दिया रहेगा तब। हाँ, मैं सबसे यही कहना चाह रहा हूँ, जवाब दो और थोड़ी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। इतना टाइम लोगे अगर एक एक क्वेश्चन को समझाने में तो कैसे टाइम पर क्लासेस खत्म होंगी? बिल्कुल यही था कि अगर न्यू रेशियो ना हो तब हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 2 के हिसाब से कि उसमें क्या सेक्रीफाइसेस दिए हैं। अगर सेक्रीफाइस दिया है तो हम लोग उसी से रेशियो बना लेंगे। अच्छा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस ना होता तो तीसरा फॉर्मूला क्या था? सर ओड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो बिल्कुल। मान के बनाते हैं। अगर ऐसा ना होता कि सेक्रीफाइस भी ना होता तो हम लोग इसी ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस मान लेते। बिल्कुल सही। फिलहाल तो हमारे पास सेक्रीफाइस है जो ये सामने है कि अमर का कितना सेक्रीफाइस है और अकबर का भी सेक्रीफाइस, दोनों का दिया हुआ था। तो इन्हीं सेक्रीफाइस को यूज़ करके हम पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। तो देख लो जरा वर्किंग नोट मैंने निकाला हुआ है। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस बाय अमर रेशियो सेक्रीफाइस बाय अकबर। तो अमर का सेक्रीफाइस कितना है? जैसा लिखा है देखो, मैंने एग्जैक्टली वही काम किया है, 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो अमर का सेक्रीफाइस उसके हिस्से का 1/5, तो 1/5 ऑफ हिज शेयर में था 552 में से 5/12। ऐसे ही अकबर के लिए पढ़ा जाए तो अकबर में लिखा था कि अकबर सरेंडर्ड 1/10 ऑफ हिज शेयर। तो अकबर का 1/10 है अपने हिस्से से, तो 1/10 इंटू 5/12। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो जो बहुत मुश्किल काम नहीं है। 1/5 इंटू 5/12 करने पर आएगा 5/60, और इसी तरह से 1/10 इंटू 5/12 करेंगे तो आएगा 5/120। और जब दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 10:5 या फिर 2:1। सब लोग को इस सेक्रीफाइस रेशियो समझ में आया कि नहीं? पहले इतना बताओ। यस सर। यस तो हम सर। लोगों ने फाइनली ये चीज़ जानकारी में निकाल लिया कि ये प्रीमियम बटेगा अमर में और अकबर में, और बटेगा सेक्रीफाइस रेशियो में जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 2:1। तो अगर 60,000 को 2:1 में बांटेंगे तो यही तो वैल्यूज आएंगी ना, 40,000 और 20,000। तो यही है हमारा थर्ड स्टेप और उसकी एंट्री। तो 3 स्टेप हो गए हैं। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, जो हमारा कौन सा था कि अगर पार्टनर्स ने विड्रॉल किया है तो उसके लिए ये स्टेप होता है। और जैसा हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन में, यहाँ मैं दिखा दूंगा एक बार फिर से। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट बाय शाकाल इज विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। 25% विड्रॉल किया है ऐसा बोला है। तो अगर विड्रॉल किया है 25%, देख सकते हो मैंने एरो बनाकर दिखा दिया है। अच्छा, पहले एंट्री भी देख लो, क्या एंट्री बनती है विड्रॉल की। ये देखो स्टेप नंबर 4 जो मैंने आज सिखाया, उसके अकॉर्डिंग एंट्री बनती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का नाम डेबिट कर लो और कैश या बैंक क्रेडिट कर लो। तो बस जिन लोगों ने विड्रॉल किया वो कौन लोग हैं? अमर है और अकबर। अच्छा, फिर कोई मुझे बताएगा इसमें एंथनी क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो सैक्रिफाइस नहीं किया। हाँ ठीक है, क्यों यस सर। सेक्रीफाइस नहीं किया, और उसने सेक्रीफाइस नहीं किया तो उसको इस 60,000 में कोई हिस्सा ही नहीं मिला, और जब हिस्सा ही नहीं मिला तो वो विड्रॉल भी क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए जिन लोगों में यहाँ प्रीमियम बटा था उन्हीं लोगों का नाम दोबारा लिखना है, अमर और अकबर, और जितना बटा था उसी को यूज करके यहाँ डेटा लाना है।
अगर पूरा अमाउंट विड्रॉल करते तो यहाँ भी 40 और यहाँ भी 20 लिख देते। अगर 50% बोलते तो आधा आधा लिख देते, लेकिन यहाँ 25% बोला है तो 40 का आधा 10, सॉरी आधा नहीं 25% 10,000 और 20 का 25% मतलब 5,000, दोनों मिलाकर हो गया 15,000। इस तरीके से प्रीमियम को बांटना भी हो गया, प्रीमियम को विड्रॉ करना भी हो गया। देखो अब तक हमने क्या क्या कर लिया है। तो अब तक हमने ये काम किया कि ओल्ड बिजनेस का जो अपीयर्ड गुडविल था वो बांट लिया ओल्ड रेशियो में, फिर न्यू पार्टनर ने अपना कितना कैपिटल और प्रीमियम कंट्रीब्यूट किया उसकी एंट्री दिखा दी, और फिर प्रीमियम जो कंट्रीब्यूट किया उसको हमने सेक्रीफाइस रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया, और फिर बांटे हुए पार्टनर्स ने विड्रॉल किया उसकी एंट्री दिखा दी है। इस तरह से 4 स्टेप पूरे हो गए, और आखिरी स्टेप था हमारा 5वां स्टेप। एक बार फिर से उसको देख लो, फिर एंट्री पे आते हैं। 5वां स्टेप था प्रॉफिट या लॉस को बांटने की एंट्री न्यू रेशियो में। तो प्रॉफिट है इस क्वेश्चन में कि लॉस है, क्या है इस क्वेश्चन में? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक। और प्रॉफिट है कितना तो वो भी देख लो एक बार फिर से क्वेश्चन को, कि प्रॉफिट था 4,50,000, लेकिन शर्त यह है कि इसको बांटना होता है न्यू रेशियो में। तो अब जो हमने 2-3 दिन पहले न्यू रेशियो निकालना सीखा था उसी की बारी है कि न्यू रेशियो निकाल करके हम इसको बांटेंगे। तो देखो पहले तो हम न्यू रेशियो के स्टेप पर आ जाते हैं वर्किंग नोट में एक बार फिर से। और ये भी जानते हो कि न्यू रेशियो निकालने के लिए मेथड 1 और मेथड 2 दो होते हैं, और इस क्वेश्चन में क्योंकि सेक्रीफाइस था इसलिए मेथड 2 से सॉल्व करेंगे, जिसमें से ऑलरेडी हमने यहाँ सेक्रीफाइस निकाला हुआ है, बस ओल्ड से घटाना बाकी है। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा दो, अमर, अकबर और एंथनी। तो अमर, अकबर का और एंथनी का ओल्ड लिख लिया हमने, और सेक्रीफाइस क्योंकि सिर्फ अमर और अकबर ने किया इसलिए एंथनी में देख सकते हो खाली है, कुछ नहीं। और इसको फिर सॉल्व किया तो 20/60, इसको सॉल्व किया 45/60, और एंथनी का जितना ओरिजिनल था उतना ही लिख के छोड़ दिया गया है जो कि है 2/12, और नया पार्टनर शाकाल का शेयर 1/8 था वो भी लिख के छोड़ दिया गया। तो फाइनली एक में है 60, एक में है 120, एक में है 12 और एक में है 8। सबको हमें बराबर लाना है, और इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है सबको, कौन सा? 120। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या सारी वैल्यूज 120 में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो देखो 60 को 120 में कन्वर्ट किया जा सकता है मल्टीप्लाई बाय 2 करके, और ऐसे ही 12 को भी 120 बना सकते हो 10 से मल्टीप्लाई करके, और ऐसे ही 8 को भी 120 बना सकते हो 15 से मल्टीप्लाई करके। यानी हर डिजिट को 120 बना सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो देख सकते हो फाइनली 20/60 को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 120 हो जाए, और 45/120 तो एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 120 है। फिर 2/12 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये भी 120 हो जाए, और 1/8 को 15 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये भी 120 हो सके। और एज अ रिजल्ट न्यू रेशियो बनकर आया है 40, 45, 20 एंड 15, जिसमें टेबल कौन सा कॉमन दिख रहा है सभी को? 5 का टेबल सब में कॉमन है, तो 5 के टेबल सबको काटने पर आएगा 8, 9, 4 एंड 3। ये है इस क्वेश्चन का न्यू रेशियो। तो सब लोग पहले ये बताएं अपने अपने अंडरस्टैंडिंग पर, क्या न्यू रेशियो का ये जो कैलकुलेशन हमने इस क्वेश्चन में किया है कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, तो न्यू रेशियो हमने निकाल लिया है। अब इसी न्यू रेशियो में हमें बांटना था प्रॉफिट का 4.5 लाख रुपए का अमाउंट, जिसकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर, सभी लोग। तो ओल्ड पार्टनर्स में हो गए अमर, अकबर और एंथनी, और न्यू पार्टनर शाकाल। सभी का न्यू रेशियो निकाला गया था, उसी न्यू रेशियो में इसको बांट करके जो वैल्यू आनी है वो लिख दिया गया। अब इसको बांटकर तुम लोग खुद भी देख सकते हो कैसे कैसे निकाला गया, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के 5 स्टेप हमने देख लिए, और जो जो स्टेप्स मिला सबकी एंट्री भी बना दी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो फाइनल रिव्यू फ्रॉम योर साइड कि क्या कोई डाउट है इस पहले क्वेश्चन में, या कोई कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ में आया या एंट्री, तो मैं बताऊं उसको दोबारा से। नो सर। No, sir. ओके, तो अब हम और 2 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे ताकि ये जो 5 स्टेप्स हैं और एंट्रियां हैं वो हमारे लिए और भी इजी हो सके या हमें अच्छे से याद हो सके। देखो क्वेश्चन नंबर 2, फिर से एक बार ध्यान से क्वेश्चन सब लोग सुनेंगे, लेकिन मैं वही कहूँगा सिर्फ सुनना नहीं है, दिमाग में बातों को रखना भी है, जो जितना रख सकते हो, इसलिए ध्यान सुनो। तो लिखा है जॉर्ज एंड पीटर आर द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स का नाम सबने देख लिया, क्या इनका ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वल या फिर 1:1, बिल्कुल ठीक। और आगे लिखा है
दे एडमिटेड सैम एज अ पार्टनर फॉर 3/10 शेयर। अगर ये क्लियर नहीं देख पा रहे तुम लोग तो मैं बता दे रहा हूँ कितना है, 3/10 शेयर है उसका। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड बिटवीन देम एज 4:3:3। मतलब इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो था ही, न्यू भी दे दिया गया। तो अब तक हमें क्या क्या जानकारी मिल चुकी है कि ओल्ड पार्टनर्स कौन हैं, उनका रेशियो क्या है, न्यू पार्टनर का नाम क्या है, उसका शेयर क्या है और न्यू रेशियो क्या है वो भी मिल गया। इतनी सारी बातें अब तक हमको मिल चुकी हैं। अच्छा, तो अब इतने से बताओ, इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो को निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। माइनस न्यू रेशियो। अच्छा Yes, ठीक sir. है, सही जवाब है। अच्छा, बिना ओल्ड माइनस न्यू को सॉल्व किए क्या तुम लोग बोल सकते हो कि जॉर्ज और पीटर में से कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा होगा? विथ फुल कॉन्फिडेंस कि हाँ जॉर्ज भी सेक्रीफाइस कर रहा होगा, पीटर भी कर रहा होगा, बिना ओल्ड माइनस न्यू करके देखे ही बोल सकते हो ऐसा? नो सर। नो सर। मतलब अगर मेरा सवाल यही था कि अगर तुम लोगों को कोई ओल्ड रेशियो दे रहा है कि इक्वल था ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो भी दे रहा है और तुमसे बिना सॉल्व किए पूछा जाए तुरंत कि बिना सॉल्व किए ऐसे गेस मारो, बताओ कि दोनों लोग सेक्रीफाइस करेंगे कि कौन कोई एक करेगा, और अगर एक करेगा तो कौन करेगा सेक्रीफाइस, तो क्या बिना सॉल्व किए बताने की पोजीशन में हम लोग हैं? Yes, sir. बता सकते हैं? बिना No, सॉल्व किए बता सकते हैं कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? नो सर। क्योंकि कुछ No, लोगों ने sir. यस भी कहा, तो मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं तो सुन के चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। जब तक तुम ओल्ड माइनस न्यू करके देखोगे नहीं तो कैसे कह सकते हो कि दोनों लोग ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि कोई एक कर रहा है? हो सकता है ओल्ड माइनस न्यू करने चल रहे हो और किसी का जीरो हो जाए, तब क्या करोगे? इसलिए बिना ओल्ड माइनस न्यू किए कोई नहीं कह सकता कि दोनों ही सेक्रीफाइस करने वाले हैं कि कोई एक करने वाला है, ठीक है ना? गेसिंग्स नहीं करने कुल मिलाकर। खैर आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट और लॉस। सब लोगों ने इसको भी चैप्टर नंबर 2 में सीखा है, गुडविल वैल्यूएशन के समय में गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं, और बहुत इजी तरीका दिया है तुम लोग के सामने है। 3 years परचेज बोला है एवरेज प्रॉफिट का, और वो भी एवरेज प्रॉफिट नीचे कहीं निकालकर तुम लोग को दिख रहा होगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years अमाउंटेड टू ₹60,000, तो वो भी दे ही दिया है। तो गुडविल बड़े इजीली हम निकाल सकते हैं। तो इस स्टेप में इस डेटा से हम पढ़ करके क्या समझ रहे हैं कि गुडविल हमें निकालना पड़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू बता दी गई थी, तो यहाँ गुडविल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। खैर, लास्ट पैराग्राफ में दिया है सैम जो कि न्यू पार्टनर है ब्रॉट इन हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड ₹1,50,000 एज हिज कैपिटल। मतलब न्यू पार्टनर ने अपना गुडविल का हिस्सा दिया, कितना दिया वो तो नहीं बताया, लेकिन अपना गुडविल का हिस्सा दिया है, और 1,50,000 रुपये कैपिटल भी दिया है। मतलब अगेन इस क्वेश्चन में वो दोनों चीज़ ला रहा है। कैपिटल कितना है वो डिफाइनेड वे में बता दिया है, लेकिन गुडविल का हिस्सा कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किए हैं वैसे ही करके निकालना है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। थोड़ी सी अलग चीज़ जरूर है कि गुडविल इस क्वेश्चन में वैल्यू हमें करना पड़ेगा। एंड लास्ट में दिया है कि देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट वाला एट द टाइम ऑफ हिज एडमिशन ₹30,000, यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम से भी एक चीज़ मिल गया है, और एवरेज प्रॉफिट तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। पास नेसेसरी एंट्रीज। तो एक बार फिर सब लोगों से मैं पूछना चाहूँगा इस क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से स्टेप्स तुम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सभी लोगों ने क्वेश्चन सुना? यस सर। यस सर। तो अब मैं जो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन की बातों को दिमाग में रखेंगे और इन स्टेप्स को देखकर फिर बताएंगे कि ये स्टेप इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में कि नहीं है। बोलो, स्टेप 1 इन्वॉल्व है कि नहीं? यस सर। यस किस सर। वजह से है? किस वजह से है? वो रीजन क्या है जिस वजह से स्टेप 1 है इस समय? सर क्योंकि लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम दिया है। क्या नाम है उसका डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का? सर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल सही जवाब है, तुम लोगों ने सही समझा है। अच्छा, किस रेशियो में बांटेंगे उस प्रॉफिट एंड लॉस को? सर ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो। और वो ओल्ड रेशियो क्या है इस क्वेश्चन में? 1:1। सर 1:1। देखो, जितने भी क्वेश्चन तुम लोगों से मैंने अभी पूछे हैं ना, ये मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी चीज़ें तुम लोग को भी पता होनी चाहिए उस पहले स्टेप्स को सही तरीके से करने के लिए, नहीं तो गलतियाँ कर बैठोगे। ये मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों को। स्टेप नंबर 2 बताओ है इस क्वेश्चन में कि नहीं है? यस सर। यस सर।
Yes, sir. अगर है तो अब ये बताओ, ये दोनों चीजें हैं कि कोई एक चीज है? सर दोनों हैं। सर दोनों हैं। ठीक है, तो दोनों है तो अब ये भी डिफाइन करना है कि कैपिटल कितना है, गुडविल कितना है। खैर उसको तो हम एंट्री के समय ही देख लेंगे, अभी उस पर ओरल उतना नहीं सोचते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम। बोलो केस ए, केस बी, कौन सा केस है इसमें? केस ए। सर केस ए। केस सर ए, ए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि न्यू पार्टनर अपना गुडविल शेयर लेकर आया था, इसलिए केस ए इन्वॉल्व है। और किस रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? सब चुप हो गए। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? तो वो निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा, यही सुनना चाहता हूं ना। अभी हमको नहीं पता है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल तो डेबिट कर सकते हैं, लेकिन किसी का भी नाम अभी नहीं लिख सकते कि वो दोनों होंगे कि कोई एक होगा, जब तक उसको निकाल नहीं लेते हैं। कई बार लोग यही करते हैं, दोनों का नाम लिख देते हैं पहले से एडवांस में, और बाद में समझ में आता है कि एक का नाम तो वहाँ होना नहीं चाहिए, तो कटिंग करना पड़ जाता है। इसीलिए मैं सब लोगों को हिदायत दे रहा हूँ कि एडवांस में किसी का नाम मत लिखो जब तक कन्फर्म ना हो जाओ कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या निकल कर आया। ठीक है, फोर्थ स्टेप भी है कि नहीं है? नो सर। सर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन में विड्रॉल के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। एंड लास्ट फिफ्थ स्टेप भी है या नहीं है? सर है। यस सर है। चलो, मुझे लगता है तुम लोगों ने इस फिफ्थ स्टेप को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। पांचवा स्टेप इस क्वेश्चन में नहीं है, बट तुम लोगों ने कहा कि है, या मैं कहीं भूल रहा हूं तो हम भी देख लेते हैं। चलो देखते हैं। पांचवा स्टेप का क्या मतलब था कि एडमिशन के बाद नए फर्म का प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। देखो जरा इस क्वेश्चन में वो वैल्यू है कि नहीं है, और है तो कितना है, जरा देखो और बताओ। तो मैं भी पढ़ता हूं, तुम लोग भी पढ़ के देखो। नो सर नहीं दिया है। नहीं दिया है ना? माइट Yes. भी तुम लोग इस एवरेज प्रॉफिट वर्ड को और इस 60,000 को देखकर शायद कंफ्यूज हो गए हो कि यही है वो चीज़। तो बता दूं, ये तो एवरेज प्रॉफिट है पिछले 5 साल का। हम उसकी बात थोड़े ना कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जब वो एडमिट हो गया और नया पार्टनर बन गया, तो नेक्स्ट ईयर, आने वाले नेक्स्ट ईयर में क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो बताओ फिर से एक बार, क्या पांचवा स्टेप है? नो सर। फाइनली नहीं नो है, सर। नहीं है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में स्टेप 1 है, स्टेप 2 है और स्टेप 3 है, मतलब 3 एंट्री। देखो सॉल्यूशन में कितनी एंट्रियां हैं, 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री और नीचे कुछ वर्किंग नोट्स। खत्म। क्लियर हो गया ना? तो ऐसे स्टेप्स को गिनोगे अगर, तो इजीली क्वेश्चन समझ पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। देखो अब एंट्रियां तो ऑब्वियसली बात है पहले ही लिखी जाएंगी, और उसके सपोर्ट में वर्किंग नोट बाद में बनता है, लेकिन अगर हम पहले ही वर्किंग नोट सॉल्व कर लेते हैं तो कुछ डेटा हमारे सामने आ जाएंगे जिससे समझना आसान होता है। तो देखो पहले मैं गुडविल को वैल्यू करके दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन में गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में लिखा था कि गुडविल वैल्यू करना है 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, और जो कि एवरेज प्रॉफिट था 60,000 यहाँ लिखा हुआ था। तो बस गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट 60,000 दिया है, परचेज ईयर 3 बताया गया, तो मतलब गुडविल ऑफ द फर्म आ गया 1,80,000। लेकिन हमें गुडविल ऑफ द फर्म नहीं चाहिए, हमको तो ये जानना है कि न्यू पार्टनर का इसमें हिस्सा कितना है, यानी प्रीमियम कितना है उसका। तो उसके लिए ये रहा सैम्स शेयर ऑफ गुडविल, सैम का गुडविल में हिस्सा, यानी जिसको कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, वो कितना होगा। तो इसी 1,80,000 में उसका शेयर जो कि था 3/10, तो आएगा कितना, 54,000। यानी जो हमें इस क्वेश्चन में नहीं बताया था वो हम जानकारी पे ला चुके हैं। देखो यहाँ पर लिखा था ना कि सैम ने ब्रॉट किया अपना शेयर ऑफ गुडविल एंड 1,50,000 एज कैपिटल। तो गुडविल का अमाउंट हमको नहीं बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था एक तरह से, वो हमने अभी अभी पता लगा लिया कि वो गुडविल ऑफ द फर्म के बेसिस पर कितना बन रहा है, 54,000। इतने रुपए का उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था, जो वो लाया है। नाउ सेक्रीफाइस रेशियो जो हम लोग कब से वेट कर रहे हैं कि निकालना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जॉर्ज और पीटर का ओल्ड रेशियो इक्वल था 1/2 1/2, और न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग 4/10 और 3/10। सॉल्व करने पर आया है यहाँ 1/10 और यहाँ 2/10, तो कंफर्म हुआ है कि सेक्रीफाइस दोनों लोग कर रहे हैं और रेशियो बन रहा है 1:2। तो जवाब मिल गया कि सेक्रीफाइस दोनों कर रहे हैं।
इतने कैलकुलेशंस के बाद अब हम बिल्कुल बिना किसी डाउट के एंट्रीज को इजीली बना सकते हैं। सभी लोगों को वर्किंग नोट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. चलो मूव टू जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री, जैसा हम जानते हैं कि स्टेप 1 का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स को बांटना, और जब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेबल के तौर पर यहाँ लिखा है, देखो ये फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट में 30,000 रुपये। और ये जरूरी नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का डेटा शुरुआत में मिलेगा, बीच में भी मिल सकता है, लास्ट में कहीं भी मिल सकता है, बट ज़रूरत की बात यह है कि क्वेश्चन में होना चाहिए। तो इस समय डिस्ट्रीब्यूटेबल में था प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इसी को बांटना है। तो उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, जिसका नाम है जॉर्ज एंड पीटर, और ओल्ड रेशियो बांटना है। ओल्ड रेशियो इक्वल था तो 30,000 को इक्वल इक्वल बांटेंगे तो 15,000 ये आ जाएगा। इस तरह से बहुत ही इजी वे में पहली एंट्री खत्म हो जाती है। स्टेप नंबर 2 था न्यू पार्टनर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, और जो हमने क्वेश्चन को पढ़कर क्लियर किया कि न्यू पार्टनर ने कैपिटल का 1,50,000 रुपये दिया, और अभी हमने वर्किंग नोट में पता लगाया कि प्रीमियम का उसने 54,000 रुपीज़ दिया। दोनों मिलाकर कितना बनता है? 2,04,000। और अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड नहीं किया है कि न्यू पार्टनर ने ये कंट्रीब्यूशन किस तरह किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम कर लेंगे? बैंक अकाउंट। ठीक है, तो सब लोग को इस एंट्री नंबर 1 और 2 क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नाउ यस सर। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप के तरफ, जिसमें यह था कि इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सेक्रीफाइस रेशियो में, और ये रही थर्ड एंट्री उसके लिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 54,000 और टू जॉर्ज टू पीटर्स कैपिटल, और सेक्रीफाइस रेशियो हमने यहाँ निकाला था 1:2 आया था, और यही 1:2 यहाँ यूज़ करेंगे और बांट देंगे तो आएगा 18,000 एंड 36,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है। तीनों एंट्री बन गई हैं, वर्किंग नोट्स जो बनने चाहिए वो बन चुके हैं। देख सकते हो तुम लोग एक चीज़ और, मैंने वर्किंग नोट में क्या क्या दिखाया उसको गौर करो। गुडविल निकाल कर दिखाया, नए पार्टनर को गुडविल में शेयर निकाल कर दिखाया, और सेक्रीफाइस रेशियो। बल्कि इतने ही दिखाना है, और जो एक्स्ट्रा तुम लोग सोचते हो कई बार कि जैसे हम लोग इसको बांट कर ये 15,000 ला रहे हैं वो दिखाया जाए, या इस 54 को बांट कर 18 और 36,000 निकाला गया वो दिखाया जाए, ये सब रफ वर्क है। ये मन में करो, कहीं भी करो, जरूरत नहीं दिखाने की, लेकिन ये सब रफ नहीं है, इन सबको करके दिखाना जरूरी है। तो दीज टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस आर कंसिडर्ड एज वर्किंग नोट। सो फाइनली सेकंड क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो खत्म हो चुका है। तुम लोगों का क्या रिव्यू है अभी इस क्वेश्चन को लेकर? क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. सो नाउ फाइनली हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और जिसके साथ आज की क्लास भी खत्म होगी, और साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि जो 5 स्टेप्स मैंने डिस्कस किए हैं वो शायद तुम लोग को अच्छे समझ में आ जाएं। जल्दी से सुनो क्वेश्चन, और फिर एक बार ये कहूँगा दिमाग में बातों को सेट करने की कोशिश करो क्या क्या डेटा हम पढ़ रहे हैं। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:1। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर, फुल स्टॉप। यहाँ पर नहीं लिखा है कि सी का शेयर कितना है, कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। एक दिन पहले हमने पढ़ा था कि न्यू पार्टनर का शेयर ना हो तो सेक्रीफाइस को ऐड कर लो। फिर लिखा है ए सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, वेयर एज बी सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो चलो मैं तुम लोग से पूछना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का ओल्ड रेशियो क्या है? इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का हिस्सा क्या है? सर दोनों का सैक्रिफाइस को ऐड करेंगे तो मतलब आएगा। अभी हमको नहीं पता है। नो सर। No, sir. नाउ इस क्वेश्चन में जब हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सर दूसरा वाला जिसमें सैक्रिफाइस दिया हो। बिल्कुल, दूसरा सेकंड वाला। वाला जिसमें कि सेक्रीफाइस दिया होता है, और जो दिख रहा है हमको फ्रैक्शन में है, ऑफ लिखा हुआ, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, जो हम वर्किंग नोट में करेंगे बाद में। खैर पैराग्राफ 2 पे आते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख। गुडविल वैल्यू करके दे दिया है 3 लाख, जिससे हम क्या पता लगाते हैं? तुम लोग अब समझ चुके हो, 2 क्वेश्चन देख चुके हो। गुडविल वैल्यूड से क्या पता चलता है? सर प्रीमियम फॉर गुडविल की प्रीमियम फॉर गुडविल, बिल्कुल सही, इससे ये पता चलाया जाता है। फिर लिखा है सी ने ब्रॉट किया है ₹2,30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। बहुत ध्यान से इस लाइन को पढ़ो और समझो। सी ने कंट्रीब्यूट किया 2,30,000 अपने गुडविल के शेयर के लिए भी और कैपिटल, मतलब इसमें से
कितना कैपिटल कितना गुडविल है वो हमें निकालना होगा, बताया नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता दिया है कि इस 2,30,000 में उसका कैपिटल भी है और गुडविल भी है, दोनों मिलाकर के 2,30,000 वो लाया है। और आखिरी पैराग्राफ में दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स, जिसकी वैल्यू थी 50,000। और सब लोगों ने पढ़ा है, सीखा है, सेपरेट ट्रीटमेंट मैंने सिखाया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, याद है सभी को? Yes, sir. यस सर। खैर सब लोगों का रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। अगर कोई कंपनसेशन फ्यूचर में नहीं है तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और अगर कोई क्लेम है तो उस क्लेम को छोड़कर एक्स्ट्रा या सरप्लस अमाउंट ऑफ वर्कमैन रिजर्व ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 50,000 का रिजर्व है, लेकिन जो क्लेम है वर्कमैन रिजर्व का वो कितना है 30,000, तो 50 में से 30,000 रुपये को रख लेंगे, बाकी जो 20,000 सरप्लस बचेगा इसी 20,000 को हम बांटेंगे एज डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स। यही सीखा था हमने स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और फिर लिखा है पास नेसेसरी एंट्रीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। सबने अगर क्वेश्चन को सुन लिया है, समझ लिया है, दिमाग में बातों को रख लिया है, तो फिर वही चीज़ करेंगे जो पिछले दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि स्टेप्स वाइज तुम लोग से पूछना चाहूँगा कौन कौन सा स्टेप है कौन सा नहीं है। सो आर यू ऑल रेडी? यस सर। Yes, sir. सो बताओ स्टेप नंबर 1 है या नहीं? है Yes, सर। sir. किस रीजन Yes, से sir. है, उसका नाम क्या है जिस वजह से ये है Yes, स्टेप? sir. वर्कमैन वर्कमैन कंपनसेशन। बिल्कुल ठीक। किस रेशियो में बांटना है उसको? Old. ओल्ड Old ratio. क्या है ओल्ड रेशियो इस क्वेश्चन में? 3:1। 3:1। 3:1। बिल्कुल ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 2 के बारे में बताओ, स्टेप नंबर 2 है कि नहीं? है Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर स्टेप नंबर Yes, sir. ये भी बताओ ये दोनों चीजें हैं कि कोई एक सी चीज है इसमें? सर दोनों है। सर दोनों हैं। अच्छा मुझे एक बात सब लोग बताएंगे जरा, इस क्वेश्चन में कहा था कि दोनों का अमाउंट मिलाकर उसने 2,30,000 ये अमाउंट दिया है क्वेश्चन में कि 2,30,000 उसने दोनों की वैल्यू मिलाकर कंट्रीब्यूट किया है। तो इसमें से कैसे पता लगाओ कि इस वैल्यू में से कैपिटल कितना है और इसमें से गुडविल कितना है, कैसे पता लगाओगे? सर गुडविल का अमाउंट से प्रीमियम और गुडविल निकाल लेंगे, फिर उसमें से टोटल अमाउंट जो दिया माइनस करेंगे तो कैपिटल भी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। अगर क्वेश्चन में ये मालूम है कि दोनों का अमाउंट मिलाकर 2,30,000 है और हम डायरेक्टली कैपिटल क्या ये नहीं पता लगा सकते, लेकिन प्रीमियम पता लगा सकते हैं क्योंकि उसका तरीका है गुडविल ऑफ द फर्म इनटू शेयर, तो उससे उसका प्रीमियम निकल जाएगा और तब जो बचेगा वो कैपिटल होगा उसका। बिल्कुल यही तरीका करके हम इस एंट्री को पूरा करेंगे। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और खैर सबको याद दिलाना चाहूंगा थर्ड स्टेप तो कंपलसरी है। खैर अच्छा, केस ए के अकॉर्डिंग है कि केस बी के अकॉर्डिंग? सर ए। केस किस रेशियो में बांटना होता है, किस रेशियो में बांटना होता है? सर सैक्रिफाइस। और इस क्वेश्चन का सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? सर निकालना पड़ेगा। सर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही, इस बार भी वही है, निकालना पड़ेगा। अच्छा खैर स्टेप नंबर 4 के बारे में क्या विचार है या नहीं? नो सर। नो सर। नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही। विड्रॉल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नाउ पांचवा स्टेप, प्रॉफिट या लॉस ऑफ द न्यू फर्म? नो सर। नो सर। अगेन इसका जवाब भी नो है, बट शायद किसी ने यस भी कहा, इसलिए मैं एक बार कंफर्म करवाना चाहूँगा। देख सकते हो प्रॉफिट या लॉस की एंट्री तभी बना सकते हैं जब नए पार्टनर के अगले साल का एक प्रॉफिट या लॉस दिया हो। इस पैराग्राफ में सब रेशियो के बारे में है, यहाँ गुडविल और कैपिटल के बारे में है, यहाँ वर्कमैन रिजर्व के बारे में, यानी पूरे क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट या लॉस ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर सीज एडमिशन नहीं बताया है, इसीलिए इस क्वेश्चन में पांचवा स्टेप भी नहीं है।
तो बस 3 ही स्टेप यहाँ भी हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो देख सकते हो एंट्री नंबर फर्स्ट, एंट्री नंबर सेकेंड और एंट्री नंबर 3, 3 एंट्रियाँ हो गई और नीचे कुछ वर्किंग नोट है। तो फिर पिछले ही क्वेश्चन की तरह पहले मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा यानी शो कराऊंगा एंड फिर हम एंट्रीज पर आ जाते हैं। देखो पहली एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें एंट्रीज भी बनाना है और न्यू रेशियो भी निकालना है, तो ऐसा करते हैं कि पहले न्यू रेशियो का सारा काम खत्म कर देते हैं, जिससे न्यू रेशियो भी आ जाएगा और सेक्रीफाइस का भी डेटा मिल जाएगा। तो देखो पहले आते हैं सेक्रीफाइस बाय ए और दूसरा है सेक्रीफाइस बाय बी। और सेक्रीफाइस की लैंग्वेज एक बार फिर देख लो, ये रहा। ए ने सेक्रीफाइस किया था 1/3 ऑफ हिज शेयर, इसीलिए 1/3 लिखकर उसके शेयर से मल्टीप्लाई किया गया, जैसा सीख चुके हो सभी लोग। और बी में सेक्रीफाइस का लैंग्वेज दिया था 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो उसी अकॉर्डिंग 1/5 और उसका शेयर मल्टीप्लाई किया गया है, जिससे सेक्रीफाइस की वैल्यूज बन रही हैं 3/12 और 1/20। एंड देन तुम लोगों ने सीखा था कि ओल्ड में से इसको घटाते हैं तो सेक्रीफाइस के बाद न्यू निकल जाता है, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू शेयर का फॉर्मूला। ए और बी के लिए उनका ओल्ड रेशियो का हिस्सा 3/4 1/4 और सेक्रीफाइस में से 3/12 और 1/20, और जिससे कि आ जाएगा 6/12 एंड 4/20। ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इस पर अच्छे खासे 2 लेक्चर सीखे हैं, समय दिए 2-3 दिन का। नाउ सी का शेयर इस क्वेश्चन में गायब था, सी का शेयर हमारे इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं था। और जैसा सब लोग जानते हो कि न्यू पार्टनर का शेयर अगर हमारे क्वेश्चन में ना हो तो ये जो सेक्रीफाइस निकाला गया होता है इसको जोड़ लेते हैं, तो 3/12 प्लस 1/20 ये रहा उसका शेयर निकालने का तरीका, और जिससे आ रहा है 18/60। तो फाइनली न्यू रेशियो का डेटा आ गया है। एक का न्यू रेशियो में हिस्सा है 6/12, एक का 4/20 और तीसरे का अभी अभी आया है 18/60। तो अब हम देख सकते हैं 12 को 60 बना सकते हैं, 20 को भी 60 बना सकते हैं, और 60 तो ऑलरेडी 60 है, तो उसी अकॉर्डिंग 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 3 से किया, और अकॉर्डिंगली डेटा बन गया 30:12:18, जो सब 6 से कॉमनली कटेंगे तो 5:2:3, ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। तो बताओ न्यू रेशियो कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. सो इन द प्रोसेस ऑफ न्यू रेशियो कैलकुलेशन हमारे पास सेक्रीफाइस भी आ चुका है, तो हम इसी सेक्रीफाइस से रेशियो भी निकाल लेंगे। ये बेवकूफ़ी कोई ना करे कि ओल्ड माइनस न्यू करके टाइम वेस्ट करना है, आ तो जाएगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा। बस डायरेक्टली सेक्रीफाइस का डेटा रखो और उनसे रेशियो बनाओ, तो 15:3 निकलेगा या फिर 5:1, ये आ जाएगा इनका सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आ गया, न्यू पार्टनर का शेयर भी आ गया 18/60, और अब हम इससे पता लगा सकते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल में उसका हिस्सा कितना था। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू है 3 लाख, ये रहा, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख, तो उस 3 लाख में उसका शेयर निकालना है बस, जिससे प्रीमियम पता चल जाएगा। तो ये रहा तुम लोग के सामने 3 लाख इंटू 18/60 सॉल्व करने पर आएगा 90,000। तो इसका मतलब न्यू पार्टनर ने 90,000 रुपए का प्रीमियम दिया। अब इससे देखो एक बात और क्लियर हो गई, अगर न्यू पार्टनर ने टोटल 2,30,000 रुपए दिया था, जिसमें से 90,000 उसका प्रीमियम था, तो बाकी कैपिटल रहा होगा। तो इस तरह सी का कैपिटल निकल गया, टोटल वैल्यू 2,30,000 माइनस 90,000 प्रीमियम, तो बचा 1,40,000। ये है उसका अमाउंट जो उसके कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। सारा कैलकुलेशन मैंने बता दिया है वर्किंग नोट का, इसमें किसी को डाउट हो तो पहले बताओ, तब मैं एंट्रियों पे बात करूँ। No, नो sir. सर। No, sir. नो सर। ओके, तो अब हम एंट्री पे मूव करते हैं। 3 स्टेप्स की एंट्री बननी है, डेटा लगभग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बहुत फास्ट वे में काम हो जाएगा। पहली एंट्री थी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम को बांटने की, जिसमें क्लेम भी था, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो 50,000 का था, जिसमें से क्लेम था 30,000। उसके लिए एक तरीका होता है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट लिखकर दिखाते हैं 30,000, और जो बाकी का 20,000 बच गया उसको बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और 3:1 इनका ओल्ड रेशियो था, बांट दिया गया। दूसरा स्टेप, न्यू पार्टनर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, तो न्यू पार्टनर ने अपना कैपिटल दिया और प्रीमियम दिया, जिसका टोटल अमाउंट 2,30,000 था, जिसमें से 90,000 प्रीमियम था और 1,40,000 का कैपिटल, और जिसके लिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाना था। एंट्री नंबर 2 भी बन गई।
और थर्ड नंबर एंट्री जिसमें प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सेक्रीफाइस रेशियो में, और प्रीमियम का अमाउंट है 90,000, इसी 90 को यहाँ रिपीट किया गया, तो एंट्री बन गई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और सेक्रीफाइस रेशियो आया था 5:1। ये रहा सेक्रीफाइस रेशियो, और इसी 5:1 में हमने यहाँ बांट दिया है, तो 75,000 एंड 15,000 में बट गया। इस तरह से एंट्रियाँ सारी खत्म, और फिलहाल ये क्वेश्चन भी खत्म, और इस तरह से आज का जो टॉपिक हमने तय किया था वो भी खत्म। तो फाइनली अब तुम लोगों से सेशन का, टोटल सेशन का रिव्यू पूछूंगा। क्या कोई डाउट किसी क्वेश्चन में, किसी एंट्री में, या किसी कॉन्सेप्ट में जो आज हमने सीखा हो? नो सर। नो सर। ठीक है, तो फाइनली मैं क्लास अब यहीं पे ख़त्म करता